हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, आपका 11वां टॉपिक शुरू आज से हो रहा है आपका, यानी हम 11 नंबर टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है, ये टॉपिक जो है आपका गुप्त और गुप्तोत्तर काल है। जैसे आप देख पा रहे हो ऊपर थंबनेल पे भी देख पा रहे होंगे, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास। हमको पूरा गुप्त और गुप्तोत्तर काल कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो मैं आपको बता दूं। इसमें आपके 237 क्वेश्चंस हैं, तो 200 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला है। तो हम कोशिश करेंगे कि 2 दिन में, यानी कि 2 क्लासेस में इसको ख़त्म कर दें। तो आपकी 2 क्लासेस आएंगी, यानी आप ये मान के चलो आपके 100 क्वेश्चन हम डेली करते हैं, तो आपके मान के चलो एक क्लास में हम एटलीस्ट 115 क्वेश्चन तो करेंगे और बाकी बचे हुए नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। या फिर 120 भी आज की क्लास में कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 क्लास में हमें ख़त्म करना है इसको। और होली है, दिवाली बोलने वाली थी होली है, होली को मनाइए लेकिन क्लास भी करते रहिए। तो मैं अगर होली में आपको क्लास दे रही हूँ तो आपको भी क्लास करते रहना है, ठीक है। तो ये आपका 11वां टॉपिक है। कल आपका वैदिक काल वाला टॉपिक मैंने ख़त्म करा दिया, वो 10वां टॉपिक था आपका। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 11 टॉपिक, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूँ, ये आपका टीजीटी और जीआईसी यानी लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए क्लास रन हो रही है। और अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो ये क्लास आपके लिए ही है। और अगर आप किसी और टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस क्लास को कर सकते हैं। हिस्ट्री सब में सेम ही आती है, कुछ अलग नहीं आते हैं हिस्ट्री। और आप किसी भी स्टेट से हैं तो भी आपके लिए हिस्ट्री सेम ही है, तो आप इस क्लास को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट, जितना भी मटेरियल, जो भी मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ क्लासेस, वो आपको ईजिली मिल सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन गुप्त शासकों ने धनुर्धर प्रकार के सिक्के जारी किए थे? तो धनुर्धर प्रकार के जो सिक्के हैं वो जारी किए गए हैं समुद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा और स्कंदगुप्त के द्वारा, ठीक है। इतिहासकारों के द्वारा गुप्तकाल में विधिवत रूप से मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय समुद्रगुप्त को दिया जाता है, ठीक। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित करवाई थी, जिसमें प्रमुख रूप से धनुर्धारी या धनुर्धर प्रकार की मुद्रा थी। और इन मुद्राओं पर उसकी उपाधि अप्रतिरत और समुद्र का अंगन प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित करी, जिसमें सर्वाधिक संख्या धनुर्धारी प्रकार की थी। और इसके सिक्कों पर श्री विक्रम, गरुड़ध्वज और देवश्री महाराजा धीराज का अंकन मिलता है। कुमारगुप्त की मुद्राओं में धनुर्धारी, अश्वमेघ, कार्तिकेय आदि प्रकार प्राप्त होता है और इसकी मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति मिलती है। स्कंदगुप्त ने 4 प्रकार के स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन करवाया था, जिसमें धनुर्धारी, राजा लक्ष्मी आदि प्रकार प्रमुख हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो चलिए मिला लेते हैं सूची 1 से सूची 2 को। जस्ट अ सेकेंड। तब तक के लिए जो भी चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जस्ट अ सेकेंड। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसमें हमें सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना था, है ना। तो यहाँ पे सारे गुप्त और गुप्तोत्तर शासक ही हैं, जिसमें मिलाना है राष्ट्रकूट शासक कौन है, गुज्जर प्रतिहार कौन है, चंदेल शासक कौन है और परमार शासक कौन है, ठीक है। तो महेंद्रपाल जो थे वो आपके गुज्जर प्रतिहार शासक रहे हैं, ठीक है। नन्नुक की बात करें तो नन्नुक आपके चंदेल शासक हैं। वाकपति राज की बात करें तो परमार शासक हैं। और गोविंद राज की अगर बात करें तो वो राष्ट्रकूट राजवंश के हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राजवंश अपनी उत्पत्ति असुर नरक से जोड़ते हैं? तो ये जोड़ते हैं आपके असम के वर्मन। असम के वर्मन राजवंश जो है वो अपनी उत्पत्ति असुर नरक से जोड़ते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं।
तो असम के वर्मन राजवंश अपनी उत्पत्ति असुर नरक से जोड़ते हैं। महाभारत में यहाँ के शासक नरकासुर का श्री कृष्ण के द्वारा वध किया जाने का विवरण मिलता है। कालिदास ने रघुवंश में प्रयाग ज्योतिषपुर कामरूप के शासक के ऊपर रघु की विजय का उल्लेख किया। गुप्तों के बाद यहाँ वर्मन वंश का शासन था, जिसका प्रसिद्ध शासक भास्कर वर्मन हर्ष का मित्र एवं सहायक था। उड़ीसा के भंज शासक अपनी उत्पत्ति मयूरी के अंडे से बताते हैं तथा स्वयं को अंडज वंश प्रभव कहते हैं। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल नामक व्यक्ति था। पाल वंश के प्रमुख शासकों में धर्मपाल, देवपाल और विग्रहपाल आदि ने शासन किया। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उड़ीसा के कोंगंद क्षेत्र, आधुनिक पुरी तथा गंजाम जिला में शैलोद्वत वंश की उत्पत्ति हुई और इस वंश के अधिकांश शासकों को उनके लेखों में परम महेश्वर कहा गया है। नेक्स्ट है राज्य पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ? तो ये आपके गुप्त काल के अभिलेखों में हुआ है। राज पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख गुप्त काल के शासकों के अभिलेखों में हुआ। गुप्त शासन का केंद्र बिंदु राजा था। गुप्त शासक महाराजा धीराज और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण करते थे। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसके ज्यादातर सदस्य उच्च वर्ग के होते थे। इन्हें अमात्य कहा जाता था। मंत्रियों का पद अधिकांशतः अनुवांशिक होता था। एक ही मंत्री के पास कई विभाग होते थे। उदाहरण के तौर पर हरिशेन 3 पदों संधि विग्रहिक, कुमारामात्य एवं महादंडानायक के पदों पर आसीन था। नेक्स्ट है ह्वेनसांग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो ह्वेनसांग बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना। हर्ष के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग युआन चुआंग के भारत आगमन की है। ह्वेनसांग का जन्म 600 ईसा पूर्व के लगभग चीन के होनन प्रांत के चिनलिउ नामक स्थान में हुआ था और इसे धार्मिक पुस्तकें बड़ी प्रिय थी। इसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों के द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने की थी। पवित्र बौद्ध ग्रंथों का उनके मूल भाषा में अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 629 ईस्वी में उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। नेक्स्ट है हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? तो ये है आपका अध्याय 8 में। ठीक है। हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट है, जो हर्ष का दरबारी कवि था। ठीक है। ऐतिहासिक विषयों पर गद्य काव्य लिखने का ये प्रथम सफल प्रयास था और इसमें 8 उच्छ्वास हैं। प्रथम 3 में बाण ने अपनी आत्मकथा लिखी है और शेष 5 में हर्षवर्धन का जीवन चरित्र लिखा है। हर्षचरित के 8वें अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तों ने किस क्षेत्र में लॉ एस को प्राप्त किया था? तो गुप्तों ने मध्य भारत में लॉ एस को प्राप्त किया था। गुप्तों को कुषाणों का सामंत माना जाता है। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि वे मूल रूप से वैश्य थे। उन्होंने गुप्तों मध्य प्रदेश के उपजाऊ भागों पर शासन किया, जैसे मध्य गंगा बेसिन, साकेत, आधुनिक अयोध्या और मगध। गुप्त शासक मध्य भारत और दक्षिणी बिहार के लौ एस्क भंडारों का आसानी से दोहन करते थे। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया? तो ये प्रवेश किया था विंध्यवन में। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर का शासक बना। गद्दी पर बैठने के बाद उसका पहला काम अपने भाई के हत्यारे शशांक से बदला लेना और बहन राजश्री को उसके कैद से आज़ाद करवाना था। इसी बीच हर्ष के ममेरे भाई भंडी ने सूचना दी कि राजश्री कैद से निकलकर विंध्य के वनों और पर्वतों में भाग गई हैं। हर्ष ने एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से विंध्य के जंगलों में राजश्री को तब ढूंढ निकाला जब वो सती होने जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी? तो युद्ध के मैदान में यशोवर्मन की मृत्यु हुई थी। कन्नौज के शासक यशोवर्मन की मृत्यु युद्ध भूमि में हुई। वस्तुतः हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद लगभग 50 वर्ष तक के कन्नौज का इतिहास अंधकार में है। इसके पश्चात कन्नौज के सिंहासन पर यशोवर्मन का युद्ध कश्मीर के ललितादित्य मुक्तापीड़ से हुआ, जिसमें संभवतः उसकी मृत्यु हो गई। यशोवर्मन के दरबार में संस्कृत के महान नाटककार भवभूति रहते थे। यशोवर्मन के दरबार में कवि वाक्यपति ने उसके विजयों का वर्णन प्राकृत भाषा में लिखित काव्य गौडवहों में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमार्थ किस काल के बौद्ध विद्वान थे? तो परमार्थ गुप्त काल के बौद्ध विद्वान थे। परमार्थ उज्जैन के निवासी थे। 546 ईस्वी में एक गुप्तवंशी सम्राट के समय चीन के सम्राट के द्वारा दूत मंडल भारत भेजा गया और उसी के एवज में भेजे आने वाले भारतीय दूत मंडल का वे हिस्सा थे। परमार्थ के द्वारा लिखित और चीनी भाषा में अनुदित रचनाओं में त्रिपिटक भी आपकी शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन बोवर पांडुलिपि संबंधित है, तो ये है आयुर्वेद से। बोवर यानी कि बावर पांडुलिपि 4वीं-5वीं ईस्वी के प्राचीनतम चिकित्सीय ज्ञान, आयुर्वेद, शकुन विचार और भविष्य के कथन से संबंधित महत्वपूर्ण खोज है। इसे 1890 में हैमिल्टन बावर ने गोबी मरुस्थल से खोजा था और ये मूलतः यशोमित्र नामक बौद्ध भिक्षु के 7 निबंधों का संग्रह है। ये बौद्ध भिक्षु कमतुरा बौद्ध विहार में निवास करते थे। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार राजवंश के प्रथम पुरुष हरिश्चंद्र का उल्लेख किस अभिलेख में किया जाता है, तो ये किया जाता है बाउ का जोधपुर अभिलेख में। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के प्रथम पुरुष हरिश्चंद्र का उल्लेख बाउ के जोधपुर अभिलेख में किया गया। वैसे मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में भी प्रतिहारों की वंशावली मिलती है, लेकिन ग्वालियर प्रशस्ति की शुरुआत नागभट्ट प्रथम से होती है। इस अभिलेख में हरिश्चंद्र का उल्लेख नहीं है। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार वंश को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज और विशुद्ध क्षत्रिय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल शासक रामपाल का ऐतिहासिक जीवन वृत्त रामचरित किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी संध्याकर नंदिन ने। पाल शासक रामपाल का ऐतिहासिक जीवन वृत्त रामचरित की रचना संध्याकर नंदिन ने किया है। संध्याकर नंदिन ने इस ग्रंथ में स्वयं को कलयुग का वाल्मीकि यानी कि कालिकाल वाल्मीकि तथा रामपाल को राम कहा है। ये ग्रंथ द्व्यर्थी श्लेष प्रकार से लिखा गया ग्रंथ का उदाहरण है। रामचरित में कैवर्तों के नेता भीम को पराजित करने का उल्लेख है। यहाँ उल्लेखनीय है कि संध्याकर नंदिन का पिता प्रजापति नंदिन रामपाल का संधि विग्रहिक रह चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी भारत में विक्रमशिला महाविहार बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रधान केंद्र था, तो ये था ब्रजयान संप्रदाय का प्रधान केंद्र। विक्रमशिला के महाविहार की जो स्थापना है वो पाल शासक धर्मपाल ने की थी, ठीक है, तथा देवपाल के समय इसका विकास हुआ। यहाँ 6 महाविद्यालय थे और प्रत्येक महाविद्यालय में 108 शिक्षक नियुक्त थे। महाविद्यालय के केंद्रीय कक्ष को विज्ञान भवन कहा जाता था। ये विश्वविद्यालय मूलतः बौद्ध धर्म के ब्रजयान संप्रदाय की शिक्षा के लिए विशेष प्रतिष्ठित था और यहाँ के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कुलपति दीपंकर श्री ज्ञान आतिश थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक या शासकों के सिक्के पर चामर धारणी का अंकन है। चामर धारणी का अंकन है आपका समुद्रगुप्त के सिक्कों पर भी और कुमारगुप्त के प्रथम के सिक्कों पर भी। तो गुप्त शासकों के सिक्कों पर चामर धारणी का अंकन मिलता है। गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम दोनों के सिक्कों पर चामर धारणी का अंकन पाया जाता है। समुद्रगुप्त ने कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जिसमें गरुड़ ध्वज मुद्रा सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी और इसी प्रकार कुमारगुप्त ने सर्वाधिक 14 प्रकार का स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इसलिए अप्रदिग, मयूर, कार्तिकेय आदि प्रकार की मुद्राएं उसकी नवीन मुद्राएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित अध्यायों में विभक्त है जिन्हें कहा जाता है, तो हर्षचरित उच्छ्वास अध्यायों में विभक्त है जिन्हें क्या कहा जाता है, उच्छ्वास। हर्षचरित में कुल 8 अध्याय हैं जिन्हें उच्छ्वास कहा जाता है। प्रथम 3 उच्छ्वासों में बाण की आत्मकथा लिखी गई है और चतुर्थ उच्छ्वास में हर्ष का बचपन और राजश्री के विवाह का वर्णन है। 5वें में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का वर्णन है और छठे उच्छ्वास में राज्यवर्धन की मृत्यु और हर्ष की प्रतिज्ञा का वर्णन है। 7वें में हर्ष की दिग्विजय यात्रा का वर्णन है और 8वें उच्छ्वास में राजश्री की खोज का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में नालंदा महाविहार के कुलपति कौन थे, तो ये थे शीलभद्र। शिक्षा के केंद्र के रूप में नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना कुमारगुप्त ने 450 ईस्वी में करवाई थी। नालंदा में ही हेनसांग ने 18 माह रहकर योगशास्त्र का अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय के सबसे प्रसिद्ध कुलपति शीलभद्र थे, जो हेनसांग के समय उस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। शीलभद्र एकमात्र आचार्य थे जो सभी संग्रहों के ज्ञाता थे। नालंदा विश्वविद्यालय में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य होता था। नेक्स्ट है स्वप्नवास वद्यतम पुस्तक के रचयिता थे, तो ये थे भास। संस्कृत रचयिता के प्रख्यात नाटककार महाकवि भास का सबसे चर्चित नाटक है स्वप्नवास वद्यतम, जिसमें एक अविरहनीय प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है। महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में इनके नाम का उल्लेख किया। इससे सिद्ध होता है कि महाकवि भास कालिदास के पहले कवि या गुप्तकाल से पहले के माने जाते हैं। इनकी निम्न रचनाएं हैं प्रतिमा नाटक, पंचरात्र, कर्णभार, उरुभंग और अविमारक आदि। नेक्स्ट है किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रंथ कुवलय माला की रचना की गई, तो कुवलय माला की रचना वत्सराज के शासनकाल में की गई है।
ठीक है। नागभट्ट प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र वत्सराज अगला शासक हुआ और इन्होंने भंडी वंश को पराजित किया तथा बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित किया। वत्सराज की रानी सुंदर देवी से नागभट्ट द्वितीय का जन्म हुआ, जिन्हें नागवलोक कहते हैं, और इनके समय में उद्योतन सूरी ने कुवलय माला और जैन आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मध्यकालीन राजाओं में से किसके अधीन प्रांतों को भुक्ति प्रदेश और भोग में विभाजित किया गया था? तो ये किया गया था गुप्त राज्य में। ठीक है। गुप्त शासन काल के समय प्रांतीय शासन व्यवस्था भुक्तियों में विभाजित थी और प्रत्येक भुक्ति के अनेक विषय होते थे। भुक्ति को हम वर्तमान समय में कमिश्नरी के समान कह सकते हैं। भोग मौर्य काल में भोग कर को चुंगी कर कहा जाता था, जो आगे चलकर गुप्त साम्राज्य में भोग कर कहा जाने लगा था। प्रांतों को भुक्ति देश या अवनी कहा जाता था और भुक्ति के शासक को उपरिक कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी। नेक्स्ट है अभिकथन और तर्क। ठीक है। तो अभिकथन कहता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया। तर्क कहता है कि वो उत्तरी भारत में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो यहाँ पर आपका ये सही है, ए, आर आपका गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर्ष ने दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के लिए वल्लभी सौराष्ट्र का पर आक्रमण किया। ये युद्ध की हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध का कारण बना। हर्ष का साम्राज्य दक्षिण में नर्मदा के तट तक फैला था। वातापी के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर युद्ध में पराजित किया, और इस तथ्य का वर्णन रविकीर्ति के द्वारा उत्कीर्ण अभिलेख में 634 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारी और उनके दायित्व। तो दंडपाशिक जो है वो आपका पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। ठीक है। अगर बात करें महाप्रतिहार की, तो महाप्रतिहार राजमहल के रक्षकों का प्रधान होता था। ठीक है, ठीक। और अगर बात करें महाच्छपटलिक की, तो महाच्छपटलिक जो है वो आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला जो है वो अधिकारी होता था। ठीक है। और बात करें अगर तो ये रहा महाबलाधिकृत की, तो वो आपका सेना का सर्वोच्च अधिकारी या फिर महासेनापति यानी कि सेना अध्यक्ष होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्ष के प्रशासन में स्थापित नामक अधिकारी था। तो हर्ष के प्रशासन में स्थापित नामक जो अधिकारी होता था वो होता था आपका रनिवास के कर्मचारियों का निरीक्षक। हर्ष के प्रशासन में स्थापित नाम का जो अधिकारी होता था वो रनिवास में नियुक्त कर्मचारियों का निरीक्षण करता था। दिबिर नामक अधिकारी अमात्य श्रेणी का लेखक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? तो रामगुप्त का जो नाम आता है वो अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख में आता है। तो गोविंद तृतीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट सिंहासन पर बैठा। उस समय उसकी अवस्था जो थी वो 7 वर्ष थी। ये विद्या और कला का उदार संरक्षक था। वो स्वयं एक विद्वान तो था ही, साथ ही विद्वानों का आश्रयदाता भी था। संजन ताम्रपत्र में विद्या और साहित्य के संरक्षक के रूप में उसे गुप्त शासक सहशांक चंद्रगुप्त द्वितीय से भी महान बताया गया। संजन ताम्र लेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का भी उल्लेख है। अमोघ वर्ष ने कन्नड़ में कवि राजमार्ग नामक पुस्तक लिखी, जो कन्नड़ साहित्य के प्रारंभिक रचनाओं में से एक है, तथा प्रश्नोत्तर रत्नमालिका संस्कृत में लिखा गया नीति ग्रंथ की रचना करी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा? तो ये कुषाणों से सीखा था। कुषाणों के पतन के बाद मगध में गुप्त राजवंश का उदय हुआ और गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत थे। वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार के कई स्थानों पर गुप्त पुरावशेषों के बाद कुषाण पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। संभावना है कि गुप्तों ने कुषाणों से काठी, बागडोर, बटन वाले कोट, पतलून और जूते का उपयोग सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसके मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया था? तो ये किया था सरस्वती नदी के किनारे। थानेश्वर के वर्धनों का क्रमबद्ध एवं विस्तृत इतिहास प्रभाकर वर्धन के समय में मिलता है। ठीक है। वस्तुतः वो इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। प्रभाकर वर्धन एक शक्तिशाली राजा था और अपनी स्वतंत्र स्थिति को सूचित करने के लिए ही उसने परमार भट्टारक और महाराजा धीराज जैसे सम्मानपरक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की कई रानियां थीं। इसमें यशोमती उसकी प्रधान रानी अग्रमहिषी थी। हुरणों से युद्ध करने के पश्चात प्रभाकर वर्धन गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, तथा रानी यशोमती ने सरस्वती नदी के किनारे चिता में कूद कर आत्मदाह
कर लिया था। नेक्स्ट है देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन था? तो ये थे विशाख दत्त। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त के द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है और इस नाटक का कथानक चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई रामगुप्त के राज्यकाल से संबंधित है और इस नाटक में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शकराज और रामगुप्त के वध तथा ध्रुव देवी के साथ उसके विवाह का वर्णन है। नेक्स्ट है ह्वेनसांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्गरक्षक का कार्य दिया गया था? तो ये दिया गया था उदिता को। ह्वेनसांग चीनी यात्री था जो बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने के लिए ईसा की 7वीं सदी में भारत आया और लगभग 15 वर्ष तक इस देश में रहा। उसने अपने यात्रा संस्मरण को एक पुस्तक के रूप में सियुकी नाम से संकलित किया। वॉट्स के अनुसार ये भारत का यिंतु शाक्यमुनि एवं यात्रियों में राजकुमार थे। ह्वेनसांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब उदिता को सीमांत तक उसका मार्गरक्षक का कार्यभार सौंपा गया था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? नहीं है। ठीक है, तो इसमें अरे कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये है आपका उदयगिरी शिलालेख है आपका सामंत संकानिक, सांची शिलालेख है आपका सामंत आर्मकार देव और उदयगिरी गुफा लेख है मंत्री वीरसेन साहब। यहाँ पे आपका बिलसत अभिलेख जो है वो रॉन्ग है। बिलसत उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है और यहाँ से गुप्त शासक कुमार गुप्त का अभिलेख प्राप्त हुआ। इस अभिलेख में ध्रुव शर्मा नामक एक ब्राह्मण द्वारा भगवान कार्तिकेय का मंदिर बनवाए जाने का वर्णन मिलता है। शेष विकल्प सत्य हैं और ये अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में लिखवाए गए। आम्रकाद्रव चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधान सेनापति थे जबकि मंत्री वीरसेन साहब एवं सामंत संकानिक क्रमशः प्रधान सचिव और पूर्वी मालवा के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामलिंगानुशासन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो ये थे अमर सिंह। अमर सिंह के द्वारा रचित अमरकोश ग्रंथ संस्कृत का विश्वकोश कहलाता है और इस ग्रंथ का एक अन्य नाम है लिंगानुशासन। 3 कांडों में विभक्त होने के कारण इसे त्रिकांड भी कहते हैं। अमरकोश के सबसे प्रसिद्ध टीकाकार क्षीर स्वामी भट्ट हैं और प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सर्वाधिक टीका 50 इसी ग्रंथ पर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शासक और पत्नी का हमें मिलान करना है। ठीक है, तो शासक और पत्नी को मिलाएंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी है वो है कुमार देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी कुबेर नागा और कुमार गुप्त की पत्नी थी अनंत देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंद्रगुप्त प्रथम से रिलेटेड। तो अब जो क्वेश्चन इसमें आएंगे वो चंद्रगुप्त प्रथम से रिलेटेड होंगे। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन है इसमें। किस गुप्त सम्राट को महाराजा धीराज के रूप में वर्णित किया गया? तो महाराजा धीराज के रूप में वर्णित है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो गुप्त वंश का पहला राजा था चंद्रगुप्त प्रथम जिसने अपने राज्य को पूर्ण स्वतंत्र कर महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी और इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को इतिहास में नए संवत के प्रवर्तन का श्रेय भी दिया जाता है जिसे बाद में लेखों में गुप्त संवत कहा गया तथा फ्लीट की गणना के अनुसार इस संवत का प्रचलन 319 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद कौन है? तो ये है आर्यभट्ट। भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद आर्यभट्ट थे। 5वीं शताब्दी में सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी गोल है और वो अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भूमि संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से रखता था? तो ये रखता था कर्णिक। ठीक है, तो गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था में भूमिकर संग्रह करने के लिए ध्रुवाधिकरण तथा भूमि आलेखों को सुरक्षित करने के लिए महाच्छ पटलिक और कर्णिक नामक पदाधिकारी थे। नेक्स्ट है गुप्त युग के बाद के विदेशी व्यापार पर इनमें से कौन सा किसी भी तरह का परिणाम नहीं डालता है? तो नहीं ढूंढना है। तो श्रेणियां अपने महत्व को खो चुकी थी, बिल्कुल खो चुकी थी। सामान्य उपयोग के लिए सिक्कों का अभाव था, बिल्कुल था। देश के एक कोने में दूसरे कोने में दस्तकार और व्यापारियों के जाने में गतिहीनता थी, ये भी थी। और कई दस्तकारी पूरी तरह से विनष्ट हो चुकी थी, तो यही आपका रॉन्ग है। गुप्त काल के बाद दस्तकारियां पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। इस काल में वस्त्र उद्योग उत्कृष्ट अवस्था में था और जिसका वर्णन ह्वेनसांग ने अनेक प्रकार के रेशमी और सूती वस्त्रों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में पूर्वी भारत में से होने वाले सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। तो ये था आपका ताम्रलिप्त। गुप्त काल में पूर्वी भारत से होने वाले सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बंगाल में स्थित ताम्रलिप्त बंदरगाह था जहां से चीन, लंका, जावा, सुमात्रा, दक्षिण पूर्व एशिया आदि देशों के साथ व्यापार होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में विष्टि शब्द प्रयुक्त
तो विष्टि शब्द प्रयुक्त होता था आपका बेगाश्रम के लिए। गुप्त काल में विष्टि बेगाश्रम के लिए प्रयुक्त होता था। इस काल में सबसे बड़े अधिकारी कुमारामात्य होते थे। कौन होते थे? कुमारामात्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरण्यकर था। तो हिरण्यकर जो था वो था कृषि कर। हिरण्यकर गुप्तकालीन कर था और ये कर राजा के द्वारा कृषि उत्पाद के बदले लिया जाने वाला धन के रूप में प्राप्त राशि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त राजा को देवगुप्त भी कहा जाता था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त भी कहा जाता था। गुप्तवंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त, देवराज और देवऋषि, ठीक है, आदि नामों से जाना जाता था। समुद्रगुप्त कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था, इसलिए इसे कविराज कहा जाता था। कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तथा इसके सिक्कों पर अश्वमेध यज्ञ का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है आपका बयाना। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष जो है वो है बयाना, और ये बयाना है कहाँ? तो ये है राजस्थान में। बयाना से 1821 ईस्वी में सोने के सिक्कों का भारी ढेर एक प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है गुप्त सोने के सिक्के दिनार का नाम किस भाषा से लिया गया है? तो ये आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो गुप्त सोने के सिक्के जो है दिनार का नाम लैटिन भाषा में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो खजुराहो में आपका कंदरिया महादेव का दशावतार मंदिर नहीं है, मैंने क्या ही लिख दिया। ठीक है, दशावतार मंदिर आपका यूपी में है। ठीक है, तो दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है और भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है और इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ। ये मंदिर नागर शैली के पंचायतन श्रेणी का है और इसी मंदिर में सबसे पहले शिखर का उल्लेख भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में भुक्ति का प्रशासक कौन था? तो भुक्ति का प्रशासक आपका उपरिक्त था। गुप्त काल में शासकीय सुविधा की दृष्टि से राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया और इन प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। इन्हें प्रदेश और भोग भी कहा जाता था। भुक्ति के प्रशासक को मुख्य रूप से उपरिक्त कहा जाता था, जिनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी। इस प्रशासक को गोप्ता, भोगपति और स्थानीय भी कहा जाता था। इसका मुख्य परामर्शदाता कुमारामात्य होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन सिक्कों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गुप्तकालीन सिक्के जो है वे स्वर्ण और रजत से बने होते थे, बिल्कुल सही है, और उन पर शासकों की तिथियां अंकों में उपलब्ध हैं, तो ये आपका गलत है, तो केवल और केवल एक सही है। गुप्तकालीन शासकों के सिक्के स्वर्ण, रजत और ताम्र तीनों धातुओं के मिलते हैं। रजत सिक्कों पर तिथियों का अंकन प्राप्त होता है क्योंकि विकल्प में स्वर्ण और रजत के लिए उन शब्द आया है, तो इतना विकल्प ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शासक और शिलालेख की सूची। तो चलिए मिला लेते हैं। कुमारगुप्त प्रथम का शिलालेख है आपका बिलसत शिलालेख। कुमारगुप्त द्वितीय का शिलालेख है सारनाथ शिलालेख। बुद्धगुप्त का जो शिलालेख है वो ऐरन शिलालेख है और परांतक द्वितीय का शिलालेख है उत्तर मेरूर शिलालेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो मुद्रा राक्षस हम सबको पता है कि विशाख दत्त ने लिखा है। गुप्त युग में साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। विशाख दत्त इस काल के अति प्रसिद्ध नाटककार हुए। इन्होंने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की है और ये दोनों ग्रंथ राजनीतिक घटनाओं से परिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किस विद्वान ने ये सिद्ध किया था? तो ये वारामिहिर ने सिद्ध किया था। वारामिहिर एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक बृहत संहिता है। उपयुक्त वर्णन उसी में है, जबकि आर्यभट्ट ने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। ब्रह्मगुप्त की एक प्रतिष्ठित ज्योतिषी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकाल को क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? तो गुप्तकाल को क्लासिक युग इसलिए कहा जाता है कला और साहित्य में प्रगति के कारण। गुप्तकाल को साहित्य, विज्ञान और कला की प्रगति के कारण क्लासिकल युग कहा जाता है। संस्कृत राजभाषा के पद पर आसीन हुई। संस्कृत साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। कला के विविध पक्षों, वास्तु, तक्षण, चित्र आदि का सम्यक विकास हुआ। गुप्तकाल में ही आर्यभट्ट और वारामिहिर जैसे जगत प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकाल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 16 और 17। अजंता की 16, 17 और 19 नंबर की गुफाएं गुप्तकालीन है और इन गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2वीं सदी से 7वीं सदी तक किया गया था। नेक्स्ट है बयाना निधि में समावेशित गुप्त शासकों के सिक्के हैं। तो ये हैं आपके चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर स्कंदगुप्त तक। ठीक है, तो बयाना राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में गुप्त सिक्के प्राप्त हुए। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर स्कंदगुप्त के काल तक के प्राप्त सिक्कों में
सर्वाधिक सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के हैं, जबकि स्कंदगुप्त के काल का केवल एक सिक्का यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं रहा? तो वैशाली पे नहीं था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तीसरा और प्रथम महान शासक था, जिसने वैशाली को छोड़कर प्रयाग, साकेत और मगध आदि राज्यों पर शासन किया। विदित है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और चंद्रगुप्त को गुप्त संवत 319 ईस्वी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं? तो ये है गुप्त काल। भारत के मंदिरों का पूर्ण विकास गुप्त काल से मिलता है और इस समय कई मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसमें सांची, एरण, तिगवा आदि के मंदिर प्रसिद्ध है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर बने चौखट पर मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं, जो गुप्त काल की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, कौन गुप्त शासक नहीं था? तो यहाँ पर देवगुप्त प्रथम जो है वो गुप्त शासक नहीं था। गुप्त वंश का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है, जो कि 240 से 280 ईस्वी तक शासन करता है। इस वंश के अन्य शासक हैं घटोत्कच 280 से 319 ईस्वी तक, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 ईस्वी तक, समुद्रगुप्त 350 से 375 ईस्वी तक, चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी तक, कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त 415 से 455 ईस्वी तक, स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक और अंतिम गुप्त शासक था यहाँ पर भानुगुप्त। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है? तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थापित है। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में प्राचीन झांसी जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर है और इस मंदिर को गुप्तकाल के वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। देवगढ़ बेतवा नदी के तट पर स्थित है और इस मंदिर का समय 4वीं-5वीं सदी के आसपास माना जाता है। नेक्स्ट है, किस युग को क्लासिकल युग कहा जाता है? तो गुप्त युग को हम क्लासिकल युग कहते हैं। रिपीटेड। तो गुप्त राजाओं का शासनकाल प्राचीन भारतीय इतिहास के सर्वाधिक गौरवशाली युग का प्रतिनिधित्व करता है। वस्तुतः इस समय सभ्यता और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। गुप्त युग की सर्वतोमुख प्रगति को देखते हुए ही विद्वानों ने गुप्त काल को हिंदू संस्कृति के स्वर्ण युग अथवा क्लासिकल युग की संज्ञा से अभिहित किया। गुप्त राजाओं ने 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया और इस युग को भारत का पेरिक्लीज युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में भुक्ति क्या थी? तो गुप्त काल में भुक्ति जो है वो राज्य था। प्रशासन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य का विभाजन भुक्ति के रूप में किया गया था, जो आजकल के प्रांतों के समान थी। भुक्ति का विभाजन अनेक जिलों में था, जिसे विषय कहा जाता था। विषयों का जो विभाजन है वो तहसीलों में था, जिसे विधि कहा जाता था। और सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रशासन ग्राम सभा या ग्रामिक के द्वारा चलाया जाता था। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? तो गुप्त वंश का प्रथम शासक था श्रीगुप्त। गुप्त वंशावली का परिचय देने के लिए हमारे पास अनेक अभिलेख हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कुमारगुप्त का विलसत अभिलेख और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। इन अभिलेखी साक्ष्यों के आधार पर गुप्त वंश का संस्थापक प्रथम शासक श्रीगुप्त था, ऐसा ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो ये है एरण अभिलेख। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखी प्रमाण एरण अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है और ये अभिलेख 510 ईस्वी का है। नेक्स्ट है, गुप्तकाल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे? तो प्रांतपति उपरिक महाराज के नाम से जाने जाते थे। गुप्त काल में प्रशासनिक सुविधा के लिए साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभक्त किया गया। प्रांत को देश, अवनी अथवा भुक्ति कहा जाता था। गुप्त प्रशासन के प्रमुख प्रांत सौराष्ट्र, पश्चिमी मालवा अवंती, पूर्वी मालवा एरण, तीर भुक्ति, पुंड्रवर्धन, मगध आदि थे। भुक्ति के शासक को उपरिक कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी तथा वो सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी होता था। सीमांत प्रदेशों के साथ गोप्ता कहलाते थे, जिसकी नियुक्ति सम्राट पर्याप्त सोच विचार के बाद करता था। उपरिक के पद पर प्रायः राजकुमार और राजकुल से संबंधित व्यक्तियों को भी ये पद प्रदान किया जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र गोविंद गुप्त तीर भुक्ति आधुनिक दरभंगा और कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र घटोत्कच गुप्त पूर्वी मालवा का राज्यपाल था और विषयपति को कुमारा मात्य भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची मिलानी है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे भी पत्नियों के नाम मिलाने हैं, तो ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम ही क्वेश्चन है, तो दोबारा से ये क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, तो देखो, कुमार गुप्त प्रथम की जो पत्नी है
उनका नाम है महादेवी अनंत देवी। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी है उनका नाम है महादेवी कुमार देवी, और चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी है महादेवी कुबेर नामा। ठीक है, कहीं पे कुबेर नागा आता है, कहीं कुमेर नाम आता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना गुप्तों और लिच्छवियों के बीच वैवाहिक संबंध की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त प्रथम एक दूरदर्शी सम्राट था, लिच्छवियों का सहयोग एवं समर्थन प्राप्त किया और लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ अपना विवाह किया। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। उपयुक्त सिक्कों के मुख्य भाग पर चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी की आकृतियां उनके नामों के साथ साथ अंकित हैं। नागवंशी शासकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ अपना विवाह किया। कुमारगुप्त प्रथम ने महादेवी अनंत देवी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। और कदम राजवंश के लोग कुंतल कर्नाटक में शासन करते थे। तालगुंड अभिलेख से पता चलता है कि इस वंश के शासक काकुत्स वर्मन ने अपनी एक पुत्री का विवाह किसी गुप्त राजकुमार से किया था, और अनुमान किया गया कि चंद्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम वंश में हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन समुद्रगुप्त के। ठीक है, तो पहली बार किसने अपनी मुद्राओं पर छंदोबद्ध मुद्रा लेख उत्कीर्ण करवाया था? तो ये करवाया था समुद्रगुप्त ने। गुप्त शासकों ने सर्वप्रथम अपनी मुद्राओं पर छंदोबद्ध मुद्रा लेख उत्कीर्ण करवाना शुरू किया। गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त की ही वह पहला शासक था जिसकी मुद्राओं पर छंदोबद्ध मुद्रा लेख का उत्कीर्ण पाया जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, जहाँ ध्यात है कि गुप्त सोने के सिक्के तौल और मान में कुषाण स्वर्ण सिक्कों से तो भारी थे, किंतु गुप्त सोने के सिक्कों में स्वर्ण की मात्रा कुषाणों की तुलना में कम थी। नेक्स्ट है, गुप्तकाल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकाल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया? तो गुप्तकाल में ताम्र की मुद्रा का जो प्रचलन है वो समुद्रगुप्त ने कराया। गुप्तकाल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन समुद्रगुप्त ने कराया। गुप्त शासकों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। गुप्तों के स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए, जो शक मानक के अनुरूप लगभग 26.3 ग्रेन से 32 ग्रेन के थे। समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम गुप्तकाल में ताम्र मुद्रा का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कवि एवं संगीतज्ञ था जो कविराज अथवा कवियों के शासक के उपनाम में प्रसन्नता का अनुभव करता था? तो ये है समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त था। भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त की गणना एक महान विजेता तथा प्रतिभाशाली सम्राट के रूप में की जाती है। भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का नवीन उत्थान हुआ और इसे कवि एवं संगीतज्ञ की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए गुप्तकाल का कविराज या कवियों का शासक के उपनाम से भी उसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त अवधि के बारे में मुद्रा शास्त्रीय ज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से किस शासक को कुछ सोने के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? तो ये है आपके वन एंड ओनली समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया। पहली है ध्वजाधारी या दंडधारी या गरुड़ प्रकार के सिक्के। दूसरी है धनुर्धारी प्रकार के सिक्के। तीसरी परशुधारी प्रकार के सिक्के हैं। चौथे अश्वमेघ प्रकार के सिक्के। पांचवे व्याघ्र निहंता प्रकार के सिक्के और छठे हैं वीणा वादन प्रकार के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं है? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं किया था। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिशेन है। इसमें समुद्रगुप्त के पराक्रम का वर्णन है। इसमें समुद्रगुप्त के आर्यावर्त की विजय, दक्षिण विजय, सीमावर्ती राज्यों की विजय आदि का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का राजा था? तो ये था मेघवर्ण। समुद्रगुप्त का समकालीन लंका का नरेश मेघवर्ण था। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि उसने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भेजा था। समुद्रगुप्त की आज्ञा से उसने बोधि वृक्ष के उत्तर में लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार बनवाया था। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सीमावर्ती राजाओं के साथ किस प्रकार के संबंध थे? बताओ भाई, किस प्रकार के संबंध थे? सर्वकरदान संबंध था, आज्ञाकरण था, प्राणागमन था या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, चौथी शताब्दी ईस्वी के मध्य का साम्राज्यिक शासक कौन था? तो ये था आपका समुद्रगुप्त। चौथी शताब्दी ईस्वी के मध्य 350 से 375 ईस्वी के बीच गुप्त शासक समुद्रगुप्त शासन कर रहा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और उसने आर्यावर्त तथा दक्षिण के राज्यों को पराजित किया था और उसका उल्लेख हरिशेन के प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय राजाधिराजा श्री के रूप में वर्णित है? तो ये है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहा अभिलेख। चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहा अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराज श्री के रूप में वर्णित किया गया है। चंद्रगुप्त का दूसरा नाम देवराज या देवगुप्त था। उसने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, देवश्री आदि उपाधियां धारण की थी। इसके काल में गुप्त राज में उन्नति चरम सीमा पर थी और चीनी यात्री फायान इसी काल में भारत आया था। नेक्स्ट है, 6ठी सदी के खगोलज्ञ वारामिहिर देश के किस भाग से संबंधित थे? तो वारामिहिर जो है वो आपके पश्चिमी मालवा से संबंधित थे। 6ठी शताब्दी के खगोलज्ञ वारामिहिर देश के पश्चिम मालवा से संबंधित है। प्रख्यात ज्योतिषाचार्य वारामिहिर गुप्त युग के अन्यतम विभूति थे, जिन्होंने विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति पर विचार किया। इन्होंने ही पहली बार बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है, इनकी प्रमुख कृतियां हैं बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और लघु जातक आदि। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के विषय में निम्न तथ्यों में से किस एक की पुष्टि उसके इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से नहीं होती है? तो ये है, उसने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। ठीक है, तो ये नहीं होती है पुष्टि। और इलाहाबाद स्तंभ लेख से इस बात की पुष्टि होती है कि वो शासकत्व के लिए उसके पिता ने उसको नामांकित किया था, वो कवि था और उसकी माता जो है वो कुमार देवी थी। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत हरिशेन के द्वारा रचित इलाहाबाद प्रशस्ति है। उसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता है, उसका उल्लेख समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? तो भारत का नेपोलियन उपाधि है किसकी? समुद्रगुप्त की। ठीक है, क्वेश्चन आपका टीजीटी में भी आया है और पीजीटी में भी आया है। आवाज नहीं करो, पढ़ो लिखो। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का जो विवरण हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, उसमें आर्यावर्त के राजाओं का उन्मूलन और सुदूर दक्षिण के राज्यों की विजय उसकी उत्कृष्ट सैनिक प्रतिभा के परिचायक हैं। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की वीरता पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है और उसकी एक उपाधि है अप्रतिरथा भी मिलती है। नेक्स्ट है, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? तो भारत का नेपोलियन किसने कहा है? तो भारत का नेपोलियन कहा है डॉक्टर वी.ए. स्मिथ ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। समुद्रगुप्त की विजयों को देखते हुए डॉक्टर वी.ए. स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध में नहीं हारा और इसे कविराज भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गोप्ता कौन था? तो स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गोप्ता था पर्णदत्त। ठीक है, जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र प्रदेश का गोप्ता यानी कि सैनिक राज्यपाल नियुक्त किया था, जबकि 456 ईस्वी में पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को यहाँ का नगराध्यक्ष नियुक्त किया था। उसने रुद्रदामन के द्वारा निर्मित सुदर्शन नदी के झील के बांध को पुनः मरम्मत करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ है? तो ये हुआ है आपका पौराणिक धर्म का। गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था और इस वंश में पौराणिक धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ। पुराणों की वर्तमान रूप से रचना गुप्त काल में हुई है और इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? तो ये जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रथम स्रोत उसी का अभिलेख है जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख अथवा प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है और इसकी रचना उसके संधि विग्रहिक सचिव हरिशेन ने की थी। कनिंघम के अनुसार ये लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। अभिलेख के ऊपरी भाग में मौर्य शासक अशोक का एक लेख अंकित है जिसने उसे कौशाम्बी में खुदवाया था। मध्यकाल में मुगल शासक अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में सुरक्षित करा दिया। इसमें अकबर के दरबारी बीरबल का भी लेख मिलता है। बाद में जहांगीर ने भी अपने लेख को लिखवाया था। प्रयाग प्रशस्ति के प्रारंभ में अशोक का लेख मिलता है जिसमें बौद्ध संघ के विभेद को रोकने के लिए कौशाम्बी के महामात्रों को दिया गया आदेश है। तत्पश्चात समुद्रगुप्त का लेख अंकित है और ये ब्राह्मी लिपि में तथा विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है राजा और उसकी उपाधियां। तो राजा और उपाधियों को मिलाएंगे हम यहाँ पे। तो बात करते हैं यहाँ महापद्मनंद की। तो महापद्मनंद की जो उपाधि है वो है सर्व छत्रांतक, यहाँ पे ये वाली होगी। ठीक है, अगर बात करें बिंदुसार की तो बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता था। ठीक है, सातकर्णी की बात करें तो उसको दक्षिणापथपति कहा जाता था और समुद्रगुप्त की बात करें तो वो सर्वराग जो छेदता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो वहाँ पद्मनंद नंदवंश का संस्थापक था और मगध के सिंहासन पर बैठने वाले अभी तक के सभी शासकों में वो सबसे शक्तिशाली था और उसे कली का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, सर्वक्षत्रांतक तथा दूसरे परशुराम का अवतार आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। बिंदुसार को अमित्रघात, शत्रुओं को नष्ट करने वाला कहा गया। सातवाहन शासक सातकर्णी ने दक्षिणापति तथा अप्रतिहत चक्र जैसी उपाधियां धारण की थी और समुद्रगुप्त को सभी राजाओं को जीतने के कारण सर्वराज्योच्छेदता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? तो ये है आपकी विक्रमादित्य। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को क्या क्या कहा गया? लिच्छवी दौहित्र कहा गया, सर्वराज्योच्छेदता कहा गया और अश्वमेघ पराक्रम कहा गया। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त का शासनकाल कई प्रकार की उपलब्धियों से भरा पड़ा है। वो चंद्रगुप्त प्रथम तथा कुमार देवी से उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण उसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया। समस्त राजाओं के उन्मूलन करने के कारण उसे एक उपाधि सर्वराज्योच्छेदता भी प्रदान की गई है और उसकी एक अन्य उपाधि है अश्वमेघ पराक्रम की, जिसकी पुष्टि उसके अश्वमेघ प्रकार के सिक्कों से होती है। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शक विजय के पश्चात धारण की गई थी। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया? तो लिच्छवी दौहित्र कहा गया है समुद्रगुप्त को। गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। समुद्रगुप्त की माता कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त वीणा बजाने में निपुण था। समुद्रगुप्त के अध्ययन के लिए प्रयाग प्रशस्ति एवं ऐरण अभिलेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित, तो चलिए देख लेते हैं इनको भी। निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? तो वो है रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है और इसकी माता का नाम दत्त देवी था। ठीक है, इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है और वाकाटकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया था। वाकाटकों तथा गुप्तों की सम्मिलित शक्ति ने शकों का उन्मूलन कर डाला और ज्ञात है कि वाकाटक लोग आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत में शासन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बयाना मुद्रा निधान के गुप्त शासक की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। बयाना मुद्रा निधान से गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परम भागवत, शशांक और शकारी की उपाधियां धारण की थी। इन्होंने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र की मुद्राएं जारी किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित करवाई हैं, जिसमें सर्वप्रमुख धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा थी, जो सर्वाधिक संख्या में बयाना से प्राप्त हुई है। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए थे। इसके अलावा लिच्छवी प्रकार, राजा रानी प्रकार आदि प्रकार की मुद्राएं जारी किए। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जिसमें गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, अश्वमेघ प्रकार आदि है। कुमार गुप्त ने सर्वाधिक 14 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जिसमें अप्रतिज्ञ प्रकार, मयूर, कार्तिकेय प्रकार आदि प्रकार की मुद्राएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कहता है कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था और कारण कहता है कि उसने चंद्रगुप्त द्वितीय को अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करते हुए वर्णन किया है। तो यहाँ पर आपका ये वाला गलत है भैया, कारण, और आपका कथन सही है। ठीक है, तो फाहियान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय में भारत आया था और उसने अपने समकालीन नरेशों का नामोल्लेख नहीं किया है, किंतु वो उनके शासन की प्रशंसा करता है। उसके अनुसार शासक ब्राह्मण मतावलंबी था और राज्य के नागरिक दयालु एवं सहिष्णु थे। राजा का शासन सुव्यवस्थित था और लोग सुखी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयगिरी शिलालेख अंकित करवाया था? तो ये सना कानिक ने करवाया था। विदिशा के पास उदयगिरी में 20 गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विदेश सचिव वीरसेन के द्वारा निर्मित गुहा को तवा गुहा कहा जाता है और यहाँ की केवल एक गुफा जैन धर्म से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के एक सामंत हैं सना कानिक। ठीक है, कौन है? सना कानिक महाराज ने वराह गुफा का निर्माण करवाया, जो यहाँ की सबसे प्रसिद्ध गुफा है, जिसमें विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति उत्कीर्ण है। वराह गुफा के प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना घाट के लिए उत्कीर्ण है। उदयगिरी गुफाओं को मिथ्या गुफा भी कहा गया है। गुफा संख्या 9, जिसे कनिंघम के अमृत गुफा कहा है, यहाँ की सबसे बड़ी गुफा है। उदयगिरी गुहा में 2 पत्नियों सहित विष्णु तथा 12 भुजी देवी का अंकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने देवराज, देवगुप्त और देवश्री की उपाधियां धारण की थी? तो वो की थी चंद्रगुप्त
द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में शासक बना और वो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये भारतवर्ष का महानतम और शक्तिशाली सम्राट था। इसके युग को स्वर्णिकाल की संज्ञा दी जाती है। इसके दरबार में नवरत्न भी रहा करते थे। इसने विक्रमादित्य के साथ अनेक उपाधियां भी ग्रहण की जो इस प्रकार है: देवराज, देवश्री, देवगुप्त। इसी के समय चीनी यात्री फायान भारत आया था और भारत के लोगों के बारे में उसने एक विशद विवरण लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राजवंशों के साथ गुप्त शासकों ने अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? वो है लिच्छवी, वाकाटक, नाग और कदंब। लिच्छवी चंद्रगुप्त प्रथम, वाकाटक चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी पुत्री का विवाह करता है, नागवंश चंद्रगुप्त द्वितीय राजकुमारी कुबेर नागा के साथ और कदंब वंश कुमार गुप्त विवाह का चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल की मुद्राओं के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो ये है आपका असत्य कथन ढूंढना है। तो स्वर्ण मुद्राओं को गुप्त अभिलेखों में दिनार कहा गया है, बिल्कुल कहा गया है, तो ये तो सही है। गुजरात विजयोपरांत गुप्त शासकों ने स्थानीय विनिमय के लिए बड़ी संख्या में तांबे की मुद्राएं जारी की थी, ये गलत है। गुप्त मुद्राओं पर युद्ध और कलाओं के प्रति गुप्त शासकों के अनुराग का चित्रण हुआ है, ये सही है। गुप्त मुद्राओं में स्वर्ण कुषाण मुद्राओं के स्वर्ण की तुलना में कम शुद्ध है, ये आपका सही है। तो गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की जिन्हें गुप्त अभिलेखों में दिनार कहा गया। गुजरात विजय के बाद गुप्त शासकों ने स्थानीय विनिमय के लिए बड़ी संख्या में तांबे की मुद्रा जारी की, ये आपका सत्य है। फायान के अनुसार सामान लोग क्रय विक्रय के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे, ठीक है। गुप्त मुद्राओं पर युद्ध और कलाओं के प्रति गुप्त शासकों का अनुराग चित्रण हुआ है। गुप्त मुद्राओं में स्वर्ण कुषाण मुद्राओं के स्वर्ण की तुलना में कम शुद्ध है। धनुर्धारी प्रकार, गरुड़ प्रकार, अश्वमेघ प्रकार, परशु प्रकार समुद्रगुप्त मुद्रा है। राजा रानी का प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम की मुद्रा है। छत्रधारी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की मुद्रा है और गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के शकों पर विजय के उपरांत जारी किए थे और इसका प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फायान, ह्वेनसांग और इत्सिंग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन तीनों ने अपने संस्मरण लिखे तथा जिनका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, बिल्कुल हुआ है, ये सही है। तीनों ने भारत में अनेक वर्ष व्यतीत किए और यहाँ की भाषाएं सीखी, ये भी बात सही है। तीनों ने सारे देश का भ्रमण किया, तो ये गलत है। फायान और इत्सिंग जिन राज्यों में गए उन्होंने उनके शासकों का उल्लेख नहीं किया, किंतु ह्वेनसांग ने अपने संरक्षक हर्ष के विषय में पर्याप्त वर्णन किया, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो फायान और इत्सिंग जो है जिन राज्यों में गए उन्होंने उनके शासकों का उल्लेख नहीं किया, जबकि ह्वेनसांग ने अपने संरक्षक हर्ष के विषय में पर्याप्त वर्णन किया है। फायान की यात्रा के समय भारत में गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल था। तीनों चीनी यात्री थे। इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भारत में बौद्ध धर्म से जुड़े स्थलों को देखना था, न कि सारे देश का भ्रमण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन साहित्यिक स्रोतों को चिन्हित कीजिए जो गुप्त ध्रुवदेवी की कथा का उल्लेख करते हैं। तो रामगुप्त और ध्रुवदेवी की कथा का जो उल्लेख करते हैं वो है देवी चंद्रगुप्तम, काव्य मीमांसा और हर्षचरित, ठीक है। मालती माधव आपका नहीं है। तो रामगुप्त ध्रुवदेवी कथा का उल्लेख विशाखदत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम, बाणभट्ट कृत हर्षचरित और राजशेखर की काव्य मीमांसा और भोज के श्रृंगार प्रकाश और अबुल हसन अली के मुजमल उल तवारीख से मिलता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये आपकी प्राप्त हुई है मानकुवर प्रयागराज में। मथुरा शैली में निर्मित बुद्ध की अकेली ऐसी प्रतिमा जो कुमारगुप्त के समय में मानकुवर इलाहाबाद से मिलती है और ये अभय मुद्रा में सिंहासन पर आसीन है और इसका सिर मुंडित और ऊर्ध्व नग्न तथा मांसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्राचीन भारतीय सिक्कों में सर्वाधिक कुषाण काल के सिक्के हैं, ये कथन सही है। भारत में प्राप्त प्राचीनतम सिक्कों में कुछ ही चिन्ह मिलते हैं, ये भी बात सही है। गुप्त शासन में चांदी के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए गए थे, ये गलत है। उत्तर मौर्यकालीन सिक्के लेड यानी कि ग्रेफाइट, पोटीन, तांबा, कांस्य, चांदी और सोने से बने हैं, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासकों को पराजित करके गुजरात राज्य को अपने अधीन करने पर विजय प्रतीक स्वरूप चांदी के सिक्के जारी किए थे, लेकिन ये मुद्रा आम आदमी के दैनिक व्यवहार के लिए नहीं थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के अधिक मात्रा में नहीं जारी किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, कालिदास के संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र चरित्र किस भाषा में बोलते हैं?
तो ये बोलते हैं आपके प्राकृत भाषा में। कालिदास के संस्कृत नाट्यों में स्त्री और पुरुष प्राकृत भाषा में वार्तालाप करते थे। नेक्स्ट है प्रभावती गुप्ता शासिका थी। तो प्रभावती गुप्ता जो शासिका थी वो थी आपकी वाकाटक वंश की। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा वाकाटक वंश को प्रभाव में लाने हेतु अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। विवाह के कुछ समय बाद ही रुद्रसेन की मृत्यु होने के बाद प्रभावती गुप्ता ने वाकाटक राज्य की संरक्षिका के रूप में शासन करना प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट है अश्वमेध प्रकार के वर्णन सिक्के निम्न के द्वारा प्रचलित किए गए थे। तो ये आपके प्रचलित किए गए थे समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। अश्वमेध प्रकार के स्वर्ण सिक्के समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम ने प्रचलित किए थे और जिसका प्रमाण कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये करती हैं गुप्त युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं गुप्तकाल की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं। कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग अथवा स्वर्ण युग कहा गया है। गुप्तकाल में चित्रकला का विकास हुआ और इस काल के चित्रों के अवशेषों को बाघ की गुफाओं, अजंता की गुफाओं तथा बादामी की गुफाओं में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना करी है? तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की रचना करी है। ठीक है, इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह तथा पुनर्मिलन की कहानी है। सौंदरानंद की रचना अश्वघोष ने तथा पत्तू पात्तू 10 गीतों का संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृत प्रकाश का लेखक कौन है? प्राकृत प्रकाश का लेखक है आपका वररुचि। कौन है? वररुचि। प्राकृत प्रकाश के लेखक वररुचि थे। वररुचि विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। पाणिनि व्याकरण पर वर्तिका लिखने वाले कात्यायन को तथा प्राकृत प्रकाश नाम के प्राकृत व्याकरण के रचयिता को भी वररुचि नाम से जाना जाता है। संस्कृत वाग्मय के इतिहास में वररुचि के नाम से कई ग्रंथों के नाम मिलते हैं। वह कुछ सूक्ति संग्रहों जैसे सुभाषितावली, शांगर्धर पद्धति और सुदक्ति कर्णामृत आदि से भी उनके पद्यों के रचयिता के रूप में उद्यत है। तारानाथ ने अपने भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास में ब्राह्मण वररुचि और आचार्य वररुचि को उद्धत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गुप्त शासकों में से सर्वप्रथम किसने रजत मुद्राएं जारी कराई? तो ये कराई थी आपकी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के अनुकरण पर ही चांदी के सिक्के उत्कीर्ण कराए। पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप उसने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण करवाए और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की दिग्विजयों का उल्लेख उसके उदयगिरि अभिलेख से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था? तो ये था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्त वंश के सबसे महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न थे। इनमें कालिदास का नाम सबसे प्रसिद्ध है। कालिदास कवि एवं नाटककार थे। नवरत्न में शामिल अन्य विद्वान निम्न है धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, वारामिहिर और वररुचि जैसे विद्वान यहाँ पर रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिशेन निम्नलिखित में से किन पदों पर आसीन था? तो ये आसीन था आपका कुमारामात्य, महादंडनायक और संधि विग्रही। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिशेन कुमारामात्य, महादंडनायक और संधि विग्रही पदों पर आसीन था। गुप्त लेखों में विषयपति, राज्यपाल, सेनापति, मंत्री आदि सभी को कुमारामात्य कहा गया है। हरिशेन सेनापति और विदेश सचिव था तथा संधि विग्रही संधि और युद्ध का मंत्री होता था। इसके अधीन वैदेशिक विभाग होता था। महादंडनायक पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी और फौजदारी का न्यायाधीश था। नेक्स्ट है अभिकथन और तर्क। गुजरात के शक क्षत्रप राजवंश पर विजय गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता थी। ये बिल्कुल सही है। इसमें भूमध्य सागर के भारतीय व्यापार में गुप्तों को प्रवेश का मार्ग मिल गया होगा। ये भी बात आपकी सही है। तो दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है भीनमाल किस खगोलविद के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ब्रह्मगुप्त के जन्म स्थान के रूप में। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्त का जन्म उज्जैन के भीनमाल में 598 ईस्वी में हुआ और आर्यभट्ट का जन्म बिहार के पाटलिपुत्र में 476 ईस्वी में हुआ था। भास्कराचार्य का जो जन्म है वो कर्नाटक के बीजापुर में 1114 में हुआ था और वारामिहिर का जन्म 505 ईस्वी में उज्जैन के कपित्त अथवा कायथा में हुआ था।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रंथ में रामगुप्त की कथा का उल्लेख नहीं है? तो रामगुप्त की कथा का उल्लेख मुद्रा राक्षस में नहीं है। रामगुप्त की ऐतिहासिकता का वर्णन गुणचंद्र के द्वारा रचित नाट्य दर्पण में मिलती है। बाणभट्ट के हर्षचरित में भी रामगुप्त की कथा मिलती है। अबुल हसन अली द्वारा रचित मुजमल उल्त तवारीख में भी रामगुप्त की कथा का वर्णन किया गया है और विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में भी रामगुप्त का विवरण नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीटेड है, आप देख सकते हो, कई क्वेश्चन हम कई बार पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, उस गुप्त वाकाटक रानी का नाम उल्लेख कीजिए जिसे अनुदान स्वरूप भूमि दी गई थी। तो ये है प्रभावती, जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी, तो ये है प्रभावती गुप्ता। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का जो विवाह है वो वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से के पुत्र द्वितीय से किया था और रुद्रसेन द्वितीय के 2 पुत्र थे। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्ता अपने पुत्र दिवाकर सेन को गद्दी पर बिठाकर उसकी संरक्षिका बन गई और प्रभावती ने पूना ताम्रलेख में उसके भूमि अनुदान देने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? अगेन रिपीटेड है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी तक गुप्त वंश का महानतम शासक रहा है, जिसने शकों को परास्त कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का अनन्य भक्त था। उसकी सर्वाधिक उपाधि सर्वप्रिय उपाधि परम भागवत थी, जिसके शासनकाल में 9 रत्नों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री फायान गुप्त वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और उसका समय 399 से 414 ईस्वी था। उसने अपने यात्रा विवरण में तत्कालीन स्थिति का सम्यक चित्रण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस एक राजवंश से वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित किया था? तो वो था लिच्छवी राजवंश। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 3 राजवंशों से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ अपना विवाह किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था और कदम राजवंश से वैवाहिक संबंध संभवतः अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित किया था। नेक्स्ट है, गुप्त संवत 319 से 20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 ईस्वी तक रहा और उसने एक उसने एक संवत चलाया जो गुप्त संवत 319 से 320 के नाम से प्रसिद्ध है। ज्ञात है कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो ये की थी आपकी शकों के उन्मूलन के बाद। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था और शकों पर विजय प्राप्त करके उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वो शाकरी भी कहलाया। उसने देव, देवगुप्त, देवराज, देवश्री, श्री विक्रम, विक्रमादित्य, परम भागवत, नरेंद्र चंद्र, सिंह विक्रम, अजित विक्रम आदि उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, महरौली स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो महरौली स्तंभ अभिलेख जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। दक्षिण दिल्ली में महरौली के लौह स्तंभ में चंद्र नामक राजा की विजय कीर्ति अंकित है और ये चंद्र नामक राजा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य ही माना जाता है। के समय के कुछ अन्य अभिलेख निम्नलिखित हैं, जैसे कि मथुरा स्तंभ लेख, उदयगिरी स्तंभ लेख, गढ़वा शिलालेख जिसमें चंद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है, सांची के लेख, उदयगिरी का गुहा लेख और मथुरा का शिलालेख आदि। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं था। तो यहाँ पे नागा अर्जुन आपका शामिल नहीं था। अमर सिंह थे, बेताल भट्ट थे और छपड़क भी थे। ठीक है, तो नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे और वो विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। विक्रमादित्य के नवरत्नों की गणना प्रसंग से जो नाम आते हैं उनका विवरण इस प्रकार है, कालिदास, धनवंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर और वारामिहिर तथा वररुचि आदि हैं। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किस राजवंश के राजा के साथ किया था? तो ये उन्होंने किया था वाकाटक के साथ। ठीक है, तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती का जो विवाह है वो वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था, जिसने उसके प्रभाव में आकर वैष्णव धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के पश्चात उसकी महिषी दत्त देवी से उत्पन्न पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक बना। गुप्त वंशी लेखों में उसे तत्परिग्रहित अर्थात उसके समुद्रगुप्त के द्वारा चुना गया कहा गया है। कुछ विद्वान इस आधार पर प्रतिपादित करते हैं कि स्वयं समुद्रगुप्त ने ही
चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। ये मत रामगुप्त की ऐतिहासिकता का पूर्णतः निषेध करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय एक अन्य नाम देव भी है और उसे देवगुप्त, देवराज, देवर्षि आदि कहा गया। विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उसकी सुप्रसिद्ध उपाधियां थी। इससे यहाँ एक और उसका अतुल पराक्रम सूचित होता है, वहीं दूसरी ओर धर्मनिष्ठ वैष्णव होना भी सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों के द्वारा क्षत्रप राज्य की विजय के पश्चात जारी किए गए सिक्कों का भार स्तर था, तो ये था 32 ग्रेन। ठीक है, तो पूर्वी मालवा में चंद्रगुप्त द्वितीय के 3 अभिलेख मिलते हैं जिसमें परोक्ष रूप से शक विजय की सूचना मिलती है, और तीनों अभिलेखों भिलसा, उदयगिरी, सांची के सम्मिलित साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि चंद्रगुप्त पूर्वी मालवा में अपने सामंतों और उच्च सैनिक अधिकारियों के साथ अभियान पर गया था। इस अभियान का उद्देश्य निश्चय ही पूर्वी मालवा के ठीक पश्चिम में स्थित शक राज्य को जीतना था। चंद्रगुप्त शक प्रतिद्वंदी रुद्र सिंह तृतीय था और वो मार डाला गया तथा उसका गुजरात एवं काठियावाड़ का राज्य साम्राज्य में मिला लिया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर चांदी के सिक्के उत्कीर्ण करवाए जिन्हें शक राज्य में प्रचलित करवाया था। यहाँ से रुद्र सिंह द्वितीय के कुछ चांदी के सिक्के ऐसे मिलते हैं जो चंद्रगुप्त के द्वारा पुनर्ग्रहित कराए गए थे, और चंद्रगुप्त के व्याघ्रशैली के सिक्के भी गुजरात और काठियावाड़ की विजय के प्रमाण है। गुप्त शासकों के चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था और इन सिक्कों का भार 32 से 36 ग्रेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशुपतों का एक प्रबल केंद्र था, तो ये प्रबल केंद्र क्या था, तो ये प्रबल केंद्र था आपका मथुरा में। ठीक है, पाशुपत संप्रदाय के लोग हाथ में लघु यानी कि दंड धारण करते थे जो एक प्रकार से शिव का प्रतीक होता है। कुषाण शासक हुविष की मुद्रा पर इसी प्रकार का एक चित्र अंकित है जो पाशुपत संप्रदाय के विषय में ज्ञान प्रदान करने वाला सर्वाधिक प्राचीनतम प्रमाण है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के मथुरा स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि उदिताचार्य नामक एक पाशुपत अनुयायी ने मथुरा में उपतिमेश्वर तथा कपिलेश्वर नामक 2 लिंगों की स्थापना की थी। अतः स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में मथुरा पाशुपत संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, फायान की यात्रा विवरण का नाम क्या है, तो फायान की यात्रा विवरण का नाम है फो क्योंकि, है ना, यही तो नाम है। तो फायान चीनी के फेंशी प्रांत की राजधानी चंगन के वू यांग नामक स्थान का रहने वाला था। उसने बौद्ध धर्म ग्रंथों के अध्ययनार्थ और बौद्ध तीर्थस्थलों की यात्रा करने के उद्देश्य से भारत की यात्रा की। वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। फायान की यात्रा वृतांत का नाम फ्योक्योकी है। सियुकी हेनसोंग की यात्रा वृतांत है। हेनसोंग के एक सहयोगी हीली ने हेनसोंग की जीवनी नामक एक ग्रंथ की रचना करी थी, और ईसा की प्रथम शताब्दी में चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश होने पर चीनियों ने भारत के लिए तिएनचू या चुआनचू शब्द का प्रयोग किया, लेकिन ह्वेनसोंग के बाद वहां पर येनतू शब्द का चलन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावती गुप्ता की माता थी, तो ये थी कुबेर नागा। गुप्त शासन काल के नाग लोग प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कई नाग राजवंशों का उल्लेख मिलता है जो मथुरा, अहिछत्र, पद्मावती आदि में शासन करते थे। यद्यपि समुद्रगुप्त ने कई नाग राजाओं को विजित किया था, तथापि अभी भी उनकी शक्ति काफी मजबूत थी। नागों का सहयोग प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ अपना विवाह किया, और इस वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम प्रभावती गुप्ता था। पूना ताम्रपत्र में भी प्रभावती गुप्ता ने अपनी माता को नाग कुल संभूता, नाग कुल में उत्पन्न कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासनारूढ़ हुआ था, तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने 319 से 20 में एक संवत भी चलाया था जो गुप्त संवत नाम से प्रसिद्ध है, और इसी संवत का प्रयोग करके वंशजों ने किया। अतः प्रश्न के अनुसार 319 + 56 जोड़ने पर 375 ईस्वी आती है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल माना जाता है, जो 415 ईस्वी तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है, तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख गुप्त वंशी सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, और ये मथुरा से रंगेश्वर महादेव के समीप एक बगीचे से प्राप्त हुआ। इस शिलालेख में उदिताचार्य के द्वारा उपतिमेश्वर और कपिलेश्वर नामक शिव प्रतिमाओं की प्रतिष्ठापना का वर्णन है, और इस लेख में तत्कालीन मथुरा में शैव धर्म के होने की पुष्टि होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पर हो गए हैं खत्म क्वेश्चन, तो भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब कुमार गुप्त के हम करेंगे कल। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो 125 से लेकर अब 237 तक जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो हमने 124 तो कर ही लिए हैं, तो अब थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, तो जो बचे हैं वो हम करेंगे कल। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और स्टडी विद अनु के साथ
के साथ कनेक्टेड रहिए, स्टडी पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फीडबैक देना बिल्कुल मत भूला करिएगा। आज थोड़ी सी फास्ट कराइए, अब क्लासेस ऐसे ही चलेगी, फास्ट चलेगी, ठीक है, ताकि हम रिवीजन भी कर पाएँ और अपने कुछ प्रैक्टिस सेट भी लगा पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, और कल इस टॉपिक को मैं ख़त्म कर दूँगी और उसके बाद आपका परसों से नया टॉपिक चलेगा। तो कौन सा टॉपिक शुरू होगा परसों, उसकी जानकारी आपको कल मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। शाम को 6 बजे इस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूला करिए।